नमस्कार। देश की बात में हाजिर है। पहले बात उत्तराखंड में सुरंग में फंसे मजदूरों की। बचाव अभियान ने बताया जा रहा है गति पकड़ ली है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में सुरंग के अंदर अभी भी 41 मजदूर फंसे हुए हैं। 45 मीटर तक पाइप अंदर भेजे जा चुके हैं। मजदूरों को ठोस खाना ताज़ा और पहुंचाया जा रहा है और अधिकारी कह रहे हैं कि ये सब ठीक रहा तो जल्द मिलेगी खुशखबरी। रेलवे विकास निगम के वैज्ञानिकों ने साइट से माइक्रो सुरंग बनाने के लिए रात भर खुदाई की। वहीं अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री राजधानी देहरादून से उत्तरकाशी के लिए निकल गए हैं। तो ज़मीनी स्थिति क्या है, आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी किशोर रावत के पास। किशोर, क्या आप हमें अपडेट दे सकते हैं इस समय? बिल्कुल, सबसे ताज़ा अपडेट यही है कि इंतज़ार की जो घड़ियां थी, यानी लगभग जो 11वां दिन चल रहा था और उम्मीद की जा रही थी बहुत जल्द निकलेंगे, लेकिन समय नहीं हो रहा था। अब चूंकि जिस तरीके से तेज़ी से यहाँ पर गतिविधियां बढ़ी है, मुख्यमंत्री धामी देहरादून से उत्तरकाशी के लिए रवाना लगभग पहुंच गए हैं और उनकी जो एक्टिविटी है, तमाम जो अधिकारी यहाँ हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज है, तमाम जो यहाँ पे पैरामेडिक्स है, पुलिस है, पूरा रूट ग्रीन जोन किया गया है। करीबन 12 से ज़्यादा एम्बुलेंस यहाँ से जो सिलक्यारा के टनल से लगभग 1 किलोमीटर दूर खड़ी की गई है। उनको भी स्टैंड बाय में रखा गया। यहाँ पैरामेडिक्स की टीम आ चुकी है और लगभग ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से ड्रिलिंग हो रही है 11 साढ़े 11 तक ये ड्रिलिंग पूरी हो जाएगी। वो जो मलबा रखा है उसको जो पाइप है 800 mm के, वो पार कर जाएंगे, यानी उन तक पहुंच जाएंगे जो लोग अंदर 41 लोग फंसे हुए और जो इंतज़ार कर रहे थे 12 नवंबर से दिवाली के दिन से इंतज़ार कर रहे थे, यानी शनिवार से। वो अगर उनका आकलन देखा जाए तो शनिवार रात को काम पे पहुंचे और सुबह जब रविवार को दिवाली थी उस दिन वो 5:30 बजे फंस गए। तो लगातार उनका इंतज़ार अब खत्म होने वाला है और लगातार ये चीज़ें कही जा रही है कि बहुत जल्द 8 बजे के करीब एक ब्रीफिंग हो सकती है, उसमें पूरी जानकारी दी जाएगी। तो सबको उसका इंतजार है कि वो ब्रीफिंग में क्या बातें होगी, क्योंकि जब अभी ब्रीफिंग हुई है पिछले 9वें दिन में, 10वां दिन और 11वें दिन में, तो पॉजिटिव साइन आए हैं, अच्छी खबर आई है। और ये अच्छी खबर ये रही है कि उन तक जो पहुंच है, रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं वो पहुंचने वाले हैं। तो अब पाइप वेल्डिंग किया जा रहा है और लगभग अभी जो प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार थे भास्कर खुलबे, उन्होंने जानकारी दी कि 45 मीटर ड्रिल हो चुका है। जिस तरीके से एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि 22 से लेके 40 मीटर बड़ा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उसमें हडल्स आ सकते हैं बड़े, लेकिन वो पार हो चुका है। एक और दूसरी बात थी कि 30 से 40 घंटों में एक अच्छी खबर आ सकती है। जो एमडी थे महमूद साहब, उन्होंने कहा था कि 30 से 40 घंटे में एक अच्छी खबर आ सकती है। तो लगभग उससे जल्दी ही ऑगर मशीन काम कर रही है। सब कुछ ठीक रहा तो 11:30 बजे एक बड़ी खबर आ सकती है, लेकिन वो ब्रीफिंग जब होगी उसके बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन ये लंबा सफर था, इसमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किए जाते हैं, हर प्लान तैयार किया जा रहा था कि मकसद एक ही था, इन लोगों को बाहर निकाला जा सके। रविवार अगर बात करें तो रविवार सुबह से जी मैं आपसे पूछना चाह रही थी, अगर मुख्यमंत्री चल चुके हैं, कब तक उनका सिलक्यारा पहुंचने का टाइम फ्रेम है? क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं और 8 बजे ब्रीफिंग है, तो लग रहा है कि पूरी उम्मीद है कि अच्छी खुशखबरी मिलेगी। तो कितना समय लगेगा मुख्यमंत्री को पहुंचने के लिए स्पॉट पर? देखिए, मुख्यमंत्री फिलहाल उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं। अभी वो सारी चीज़ें की स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। रूट पूरा क्लियर हो चुका है। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री यहां पर जल्द ही पहुंचेंगे। लेकिन एक बात ये भी सामने आ रही है कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसको भी हाईलाइट पे रख दिया गया है। उसके आसपास पूरा जो ट्रैफिक है उसको हटा दिया गया है। पूरा जो एक तरह से जोन होता है उसको ग्रीन जोन रखा गया है कि क्योंकि एम्बुलेंस आएगी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएगी। हो सकता है कि मुख्यमंत्री वहां पर भी मुलाकात करें, लेकिन ये अभी यहाँ पे पुलिसकर्मी, जो पुलिस के ऑफिशियल्स है, वो ये कह रहे हैं कि यहां पर सीएम सिलक्यारा टनल में पहुंच सकते हैं। यानी उनका पहुंचना और अंदर से अच्छी खबर आना, वो दोनों एक दूसरे से मैच जरूर कर रही है। बिल्कुल किशोर, पूरी उम्मीद है हम सबके साथ जो परिवारजन हैं वो भी बिल्कुल नज़र बनाए बैठे हैं और तमाम तरह की मशीनें भी यूज़ की गई हैं। ऑगर मशीन कैसे काम कर रही है बता रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली। शाम होते ही उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा टनल के पास
तापमान तो गिरता जा रहा है लेकिन हलचल बढ़ गई है। आज 11वां दिन है। 12 नवंबर को 41 मजदूर जो हैं वो इस टनल में काम करते हुए फंस गए थे। आज 11वां दिन है और अभी जो फिलहाल ताज़ा जानकारी मिल रही है कि जो मलबे का ढेर करीब 60 मीटर के एरिए में गिरा हुआ था, कि क्षेत्र 60 मीटर का क्षेत्रफल उसने घेरा हुआ था, उसमें से 45 मीटर जो है उसके अंदर ड्रिलिंग हो चुकी है और करीब 15 मीटर और बचा है। और ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि जिस स्पीड से, जिस तेज़ी से काम हो रहा है, तो हो सकता है कि शायद आज रात या कल जल्द सुबह के बीच में 41 मजदूरों को वहां से निकाल लिया जाएगा। फिलहाल जो एनडीआरएफ की टीम है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम है या पैरामेडिक्स वगैरह हैं, वो बिल्कुल स्टैंड बाई पर हैं। 41 एम्बुलेंसेस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको भी यहाँ पर रखा गया है। वो सारे एम्बुलेंस जो हैं तकनीकी और सेहत के एतबार से जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिन इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है, वो उसमें सारे लगे हुए हैं। और सब लोग यही इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इस सुरंग के द्वार से, इस सुरंग के दरवाजे से वो 41 मजदूर जल्द से जल्द वापस आ जाएं। ड्रिलिंग पूरी चल रही है, बहुत तेज़ी से चल रही है। ऑगर मशीन का नाम हम बार बार लेते आ रहे हैं। इसी ऑगर मशीन के ज़रिए मलबे को हटाया जा रहा है और पाइप को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है। समय सिर्फ दो चीज़ों में लगता है, वो ड्रिलिंग और दूसरा जो पाइप है वो एक साथ 53, 50 या 40 मीटर के पाइप को नहीं भेजा जाता, बल्कि 6-6 मीटर की पाइप्स एक बार अंदर जाती है, फिर उसी के पिछले हिस्से पर नई पाइप से वेल्डिंग किया जाता है और फिर ऑगर मशीन के द्वारा उसको और आगे धकेला जाता है। उम्मीद जताई जा रही है कि 60 मीटर के इलाके में से 45 मीटर अगर वो ड्रिलिंग मशीन के ज़रिए या ऑगर मशीन के ज़रिए पाइप 45 मीटर का फासला तय कर चुकी है, तो अगले 15 मीटर तय करने में हो सकता है कि रात के 11 या 12 बज जाएँ। और उसके बाद जो है, क्योंकि डॉक्टर्स भी रेडी हैं, जो चिकित्सक हैं वो भी रेडी हैं, उनके ज़रिए उन मजदूरों का हालचाल लिया जाएगा, उनका चेकअप भी किया जाएगा और फिर उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके सभी मजदूरों को पाइप के ज़रिए बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद की तैयारियां इस तरह हैं कि 41 एम्बुलेंसेस भी मंगा ली गई हैं। उनमें से सबको बिठाकर उत्तरकाशी ज़िले का जो सिविल हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पर उनको ले जाया जाएगा। वहाँ पर सख्त बैरिकेडिंग होगी कि कोई आ जा ना सके। और कई इंतज़ाम ऐसे भी किए गए हैं कि अगर किसी मज़दूर की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है या वो सेहत के एतबार से ज़्यादा सेहतमंद नहीं दिखते, तो उनको एम्स ऋषिकेश भी ले जाया जा सकता है या देहरादून के भी किसी अस्पताल में ले जाया जा सकता है। तो सबकी निगाहें इसी सुरंग के द्वार पर टिकी हुई हैं कि कब वहाँ से अच्छी खबर आती है और सारे मजदूर सकुशल वहां से बाहर निकलकर अस्पताल की तरफ ले जाए जाते हैं। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह और अपने साथी किशोर रावत के साथ उत्तरकाशी से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। उधर डीआरडीओ ने रिमोट कंट्रोल से चलने वाले 2 रोबोट तैयार किए हैं। बचाव अभियान के लिए उत्तरकाशी भेज दिए हैं। ये रोवर्स हैं दक्ष मिनी और दक्ष स्काउट। दक्ष मिनी एक रिमोट व्हीकल है जो कम और बंद जगहों पर काम कर सकता है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन। उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने का राहत और बचाव अभियान जोरों पर है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए डीआरडीओ ने रिमोट से चलने वाले अपने 2 व्हीकल भेजे हैं, जिसको आप रोबोट भी कह सकते हैं आम भाषा में। पहला है कन्फाइंड स्पेस आरओबी, यानी कि दक्ष मिनी। लिमिटेड एरिया में इसका इस्तेमाल होता है। आर्म फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस आईईडी को हैंडल करने में इसका बखूबी इस्तेमाल करती है। 200 मीटर की रेंज है। बैटरी से चलने वाला व्हीकल 2 घंटे तक काम कर सकता है। यह 2 मीटर वर्टिकल और 1 मीटर हॉरिजॉन्टल काम करता है। इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा भी लगे हुए हैं। इसको कमांड एंड कंट्रोल दिया जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए। और सबसे बड़ी बात, इसमें मैनिपुलेटर आर्म के जरिए 20 किलो का सामान भी उठा सकता है, यानी मजदूरों को जरूरत पड़ने पर आप खाना भी पहुंचा सकते हैं। और ये जो कैमरा जो है, ये जो इसको रियल टाइम देखा जा सकता है, इसका जो रिजल्ट होता है। दूसरा है सर्विलांस आरओबी, यानी कि दक्ष स्काउट। इसका इस्तेमाल निगरानी के साथ साथ बम को डिफ्यूज करने के लिए होता है। यह किसी भी जमीन पर चल सकता है, उबड़ खाबड़ हो या कैसा भी इलाका हो। सीढ़ी पर चढ़ सकता है, ढलान से उतर भी सकता है। इसमें जो कैमरा लगे हुए हैं, आगे पीछे चारों तरफ लगे हुए हैं और सब कुछ रियल टाइम आप देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं।
और अच्छी बात यह है कि दोनों का जो है मास्टर कंट्रोल जो है बैक पैक बेस्ड है, यानी आप इसको कहीं भी आसानी से लेकर जाया जा सकता है। हालांकि डीआरडीओ के ये दो रोबोट का इस्तेमाल एजेंसियां कैसी कर रही है, क्या कर रही है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन डीआरडीओ का कहना है कि बचाव अभियान में जो एजेंसी लगी हुई है उन्होंने डिमांड की थी तो वो दे दिया है। डीआरडीओ का यह भी कहना है कि इसका इस्तेमाल एजेंसी जैसे भी जिस सूरत में करना चाहे उससे कोई परहेज नहीं है। बड़ी बात यह है कि मजदूर जो है सुरक्षित बाहर निकलना है। इसका इस्तेमाल सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस बखूबी करती है। डीआरडीओ का यह भी कहना है कि यह जो व्हीकल है यह पूरी तरह से कारगर है, परफेक्ट है। इसके पीछे है डीआरडीओ की 2 दशक की मेहनत। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात क्रिकेट की कर लेते हैं। वर्ल्ड कप क्रिकेट जीतना ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के लिए गंभीर मसला बन गया है। इन खिलाड़ियों को मारने की अब धमकियां दी जा रही हैं। इन खिलाड़ियों ने अपने क्रिकेट बोर्ड में शिकायत भी की है। सिडनी के मेयर हैं भारतीय मूल के समीर पांडे, यहाँ के एक शहर है पैरामेटा, वहाँ के ये मेयर हैं। उनका कहना है कि खिलाड़ियों की पत्नी बच्चों को सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही हैं, ट्रोल किया जा रहा है। कुछ इंडियन फैंस ये कर रहे हैं। मैक्सवेल की पत्नी को भी जीत के बाद नफरत भरे मैसेज भेजे गए हैं। तो भारतीय मूल की हैं वो भी, उनका नाम विनी रमन है। तो इसी मसले पर हमारे साथ जुड़ गए हैं लॉर्ड समीर पांडे, मेयर हैं सिटी ऑफ पैरामेटा के सिडनी में। बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को जो धमकियां मिल रही हैं, आपको क्या जानकारी मिली है इस बारे में? जी, सबसे पहले तो बहुत भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम को हम बधाई देना चाहते हैं कि वो फाइनल्स तक पहुंचे। उनकी जो परफॉर्मेंस थी बहुत काफ़ी अच्छी रही दोनों की फाइनल तक पहुंचने में। और जहाँ तक धमकियों की बात है, ये स्पोर्ट्स में इसका कोई जगह नहीं रहना चाहिए। देयर इज एब्सोल्युटली नो प्लेस फॉर एनी ऑफ दीज थ्रेट्स इन स्पोर्ट्स। दोनों टीम खेले। एज भारतीय होने के नाते हम ये समझ सकते हैं कि जो फैंस हैं काफ़ी निराश हैं। ये आउटकम, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस आउटकम। ये आउटकम करोड़ों जो भारतीय हैं उनके लिए नहीं था, लेकिन ये गेम है। ये दो टीम खेले और ऑस्ट्रेलिया टीम जीती। तो आई थिंक हम सबों को ये चाहिए कि उनको बधाई दें और एक ये सोचे कि इससे क्या सीख सकते हैं। थ्रेट से कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा गेम जो है, ये क्रिकेट काफी सालों से चला आ रहा है, सैकड़ों सालों से। और आने वाले वर्षों में हम लोग ये सोचेंगे कि क्या अच्छा मेमोरी यहाँ से क्रिएट हुआ। वजह कि ये कि हम लोग ये सोचे कि ये थ्रेट्स हुआ और ये जो डिस्ट्रैक्शन ये क्रिएट किया जा रहा है, ये in my view it's a minority of people who are involved in this, and I'm sure the authorities will take appropriate action. Lekin it is disappointing that such a good game of cricket has there is distraction because of the threats that has been received by the players. Absolutely. ये खेल में तो हार जीत लगी रहती है। मैक्सवेल की पत्नी भारतीय मूल की हैं, उनको भी धमकी मिली, ठीक नहीं है ये, इसका असर भी पड़ रहा होगा वहां पर। देखिए, यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो थ्रेट्स हैं, ये द अथॉरिटीज विल टेक इट सीरियसली बिकॉज दैट्स द लॉ ऑफ द नेचर। और ये जो हमारे संबंध हैं काफी अच्छे हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के संबंध काफी अच्छे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी यहाँ पे मई में आए थे। एंड स्पोर्ट्स जो है यहाँ पे बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, यहाँ पे भी जो क्रिकेट टीम है ऑस्ट्रेलिया में, जो दो सरनेम्स हैं जो सबसे कॉमन है वो है सिंह और स्मिथ। तो आप देख सकते हैं कि काफी जो दोनों देशों में कॉमन चीज है और ये हमारा स्ट्रेंथ है। इट इज समथिंग विच वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ। Cricket has, among many other things, cricket has brought us together on a number of occasions. So that's how it should continue. That's how it should be.
अब फैंस जो कुछ लोग हैं जो धमकियां दे रहे हैं, उनको आप कैसे समझाना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे आप उनको? देखिए, हमारा एक मैसेज ये रहेगा कि देखिए ये जो स्पोर्ट्स है, ये जो वर्ल्ड कप रहा अभी, दैट हैज इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस एंड मिलियंस, एंड इन इंडिया प्रॉब्ली बिलियंस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो हमें वो देखना चाहिए कि ये इंस्पिरेशन है यंग जनरेशन के लिए, ये लर्निंग्स है यंग जनरेशन के लिए, ये जो इट्स बिल्डिंग आवर रिलेशनशिप, है ना। तो अगर हम बड़े पिक्चर को देखें, लॉन्ग टर्म देखें, तो ये खुद समझ में आ जाएगा कि ये जो चीज है ये डिस्ट्रैक्शन है, और ये हमारे दोनों देश के रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, ये स्पोर्ट्स के लिए अच्छा नहीं है। तो हमारा संदेश यही रहेगा कि लुक एट द बिगर पिक्चर, कंटिन्यू दैट, बिल्ड ऑन दैट रिलेशनशिप दैट वी हैव एस्टैब्लिश्ड विद ऑस्ट्रेलिया ओवर मेनी मेनी ईयर्स। वो जो पहले का जो हमारा काम रहा है रिलेशनशिप बिल्डिंग का, वो साइड ट्रैक ना हो जाए बिकॉज ऑफ दिस incidents, these threats. So that would be my message, to keep calm, to spread the message of love and happiness in sports, to create friendship in sports. बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये सिडनी की एक शहर के मेयर हैं, उनका भारतीय मूल के हैं समीर पांडे। उनका यही कहना है कि जो खेल की भावना है वो बनाए रखिए और इस तरह से धमकियां देना ठीक नहीं है। बहरहाल क्रिकेट के जो प्रशंसक हैं, असली प्रशंसक हैं, वो समझेंगे खेल में हार जीत तो लगी रहती है। बहरहाल हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं देश की बात में, उसके बाद हम आपको बताएंगे क्यों सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई है। एक छोटे से अंतराल के बाद लौटते हैं। लस्सी, छाछ, बिना नमक वाली, और ये नमक तो पतंजलि को महंगा पड़ा है एक विज्ञापन, सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई है। एलोपैथिक के खिलाफ भ्रामक दावे, विज्ञापन प्रकाशित करने पर पतंजलि को आज फटकार लगाई गई। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र की पीठ ने पतंजलि को भविष्य में ऐसे विज्ञापनों, बयानों पर भारी जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा है कि भविष्य में ऐसा करने पर प्रति उत्पाद विज्ञापन पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। कोरोना के वक्त पतंजलि के बयानों और विज्ञापनों को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। और आपको बता दें, योग गुरु रामदेव ने हरिद्वार में इस मसले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने दावा किया कि उनके विज्ञापनों में कुछ भी गलत नहीं है, अगर कुछ गलत पाया जाए तो उन्हें मौत की सजा दे दी जाए। उनके मुताबिक ये ड्रग माफिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट उनके अभियान का नतीजा है। देश के संविधान का आदर करते हैं, लेकिन झूठा प्रोपेगेंडा प्रचार हम नहीं कर रहे। यदि हम झूठे हैं तो हमारे ऊपर सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ का जुर्माना लगाएं और हमें डेथ पेनल्टी भी दें तो हमें स्वीकार है। लेकिन यदि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं तो जो झूठे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनके ऊपर दंड लगाओ, उनके ऊपर जुर्माना लगाओ। मॉडर्न मेडिकल साइंस में कुछ तामसिक और राजसिक किस्म के लोग हैं जिनको मैंने कई बार मेडिकल माफिया तक कहा है, ड्रग माफिया, फार्मा माफिया कहा है। अब उनको मिर्ची लग गई। और आइए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की पीएमएलए की शक्तियों को लेकर सुनवाई कल भी चलती रहेगी। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में कई लोगों ने पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी को मिली शक्तियों को असंवैधानिक बताते हुए कोर्ट में अपील की थी। ऐसी 80 से ज्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट एक साथ सुनवाई कर रहा है। हालांकि सरकार ने कहा है कि पीएमएलए की शक्तियों की समीक्षा नहीं होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इनकी समीक्षा जारी रखेगा। बेशक विधायिका को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन हम देखेंगे कि पीएमएलए के कानून
संवैधानिक प्रावधानों के तहत आते हैं या नहीं। दरअसल पीएमएलए के तहत सख्त प्रावधानों पर सवाल उठते रहे हैं। इसके तहत ईडी किसी को समन करके गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तारी के लिए लिखित वजह बताना जरूरी भी नहीं है। इसके तहत जमानत की शर्तें भी मुश्किल हैं। पुलिस के सामने इकबालिया बयान को सबूत माना जा सकता है। पिछले कुछ दिनों सरकार पर ईडी के दुरुपयोग का लगातार आरोप लगता रहा है। विपक्ष कहता रहा है कि सरकार बस विरोधियों को निपटाने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है। इसी कानून के तहत सरकार ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त की है। और इसमें ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे पीएमएलए के तहत ईडी की कर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कवायद शुरू कर दी है। केंद्र सरकार के लाख विरोध के बावजूद अब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की शक्तियां जो दी गई हैं पीएमएलए के तहत, तो जो प्रावधान है कड़े, चाहे जब्ती का हो, कुर्की का हो, गिरफ्तारी का हो, अफसर के सामने, ईडी के अफसर के सामने इकबालिया बयान को सबूत मानने का हो, या फिर आरोपी पर ही निर्दोष होने का बोझ हो, ये तमाम चीज़ों पर एक बड़ी सुनवाई 3 जजेस की स्पेशल बेंच ने शुरू कर दी है। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने केंद्र सरकार की उस मांग को ठुकरा दिया है कि इन याचिकाओं में पहले 2 प्रावधानों को चुनौती दी गई थी, लेकिन अब पीएमएलए के तमाम प्रावधानों को चुनौती दी गई है। इसलिए केंद्र को वक्त दिया जाना चाहिए जवाब दाखिल करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस मामले में आगे सुनवाई जारी रखेगा। 18 अक्टूबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मांग को ठुकरा दिया था। केंद्र का कहना था कि जो 2022 में फैसला आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की तमाम शक्तियों को बरकरार रखा था, उसको लेकर पुनर्विचार याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हैं और ऐसे में 3 जजेस की इस बेंच को ये मामले नई याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो इस मामले की सुनवाई आगे जारी रखेगा। और अब सुनवाई में जो जस्टिस संजय किशन कौल जो बेंच की अगुवाई कर रहे हैं, उन्होंने अंत में एक बात कही है कि जो विधायिका है उसको कोई भी विधान, कोई भी कानून बनाने की शक्ति उसके पास है, लेकिन वो ये जो कानून है पीएमएलए के प्रावधान जो हैं वो संवैधानिक दायरे में हैं या नहीं हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। तो बड़ी समीक्षा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने शुरू की है। मामले की सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी। यहाँ पर कपिल सिब्बल जो याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हो रहे हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से ईडी को इतनी शक्तियाँ दी गई हैं। 2019 में जो प्रावधान संशोधन किए गए पीएमएलए को लेकर, उसमें जो प्रावधान है वो संवैधानिक है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। ये कैसे हो सकता है कि बिना दोषी साबित हुए किसी आरोपी की सारी संपत्ति को कुर्क कर लिया जाए, जब्त कर लिया जाए, बिजनेसमैन का पूरा बिजनेस ठप हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो केंद्र की तरफ से हैं, उन्होंने पीएमएलए के प्रावधानों का बचाव किया और कहा है कि आज के दौर में, वर्तमान दौर में देश के लिए, राष्ट्र के लिए ये प्रावधान बहुत ज़रूरी हैं। पीएमएलए के देश को गर्व होना चाहिए कि सख्त प्रावधान यहाँ पर हैं, क्योंकि 17,000 करोड़ रुपए बैंकों के वापस लाए गए हैं। ये तमाम दलीलें यहाँ पर चल रही हैं और सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट अब ईडी को जो शक्तियाँ मिली हैं पीएमएलए के तहत, उसकी समीक्षा जारी रखेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। विश्व कप का बुखार बेशक खत्म हो गया, लेकिन तेलंगाना चुनाव में क्रिकेट पर बात जारी है। इसकी वजह है भारतीय टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन जुबली हिल्स से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अजहर ने 2009 में सियासत में कदम रखा और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से जीते पहली बार। अब वो अपने गृह राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं। अजहरुद्दीन से खास बातचीत की है हमारी सहयोगी उमा सुधीर ने। हमारे साथ है मोहम्मद अजहरुद्दीन जी। जुबली हिल्स का पिच कैसा दिख रहा है आपको? नहीं, पिच तो देखिए बहुत अच्छी है। अगर पिच को अच्छी है, काम है, उससे भी और अच्छी भी बना सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा मुझे लगता है कि रफ पैचेस है, पर लेकिन उसको अच्छी बैटिंग विकेट बनाएंगे। चलिए, आपने उत्तर प्रदेश में तो अपना डेब्यू कर लिया, उसके बाद आप होम स्टेट में आ रहे हैं। क्या फ़र्क दिख रहा है आपको उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स में और तेलंगाना में? नहीं, उत्तर प्रदेश में और यहाँ में बहुत काफ़ी डिफरेंस है। ऐसा कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। यहाँ पे इलेक्शन में ज़्यादा महंगा होता है, इलेक्शन ज़्यादा आई मीन पीपल एक्सपेक्ट यू टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी एंड ऑल दोस थिंग, बट डेफिनेटली आपको सबको पता ही है कि आई मीन लाइक यू हैव टू स्पेंड मनी टू विन द। बट इफ़ यू गो इन यूपी और बिहार, द इलेक्शंस आर वेरी different, so it's very hard to compare from one state to another state.
लोग तो वहाँ पे भी आपको बहुत प्यार करते होंगे, लेकिन ये तो घर है, आफ्टर ऑल यू आर हैदराबाद बॉय। बिल्कुल, देखिए मैं यहीं पे पैदा हुआ, मैं यहीं पे मेरा खेल हुआ, पढ़ाई हुई, सब हुई। लोग मेरे को हेल्प कर लाइक व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप ऑल्सो, बहुत से लोग मुझे हेल्प करते थे, बिकॉज मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि हैदराबाद के लोग मैंने हर बार प्रमोट किया है और हर बार मेरे लिए दुआएं की, तो उसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ और मैं जो भी अचीव किया, इंडिया को खेला, फिर कैप्टन बना, कि हैदराबाद के लोग के विशेष से, और जितने भी लोग मेरे साथ हैं, मेरे जो कोचेस थे, और मैंने उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि हर एक का नाम लेना बहुत मुश्किल है। जितने भी लोग मेरे को हेल्प किए और जितने लोग मेरे साथ थे और जितने लोग जब मैं अच्छा भी नहीं खेल रहा था जब भी मुझे हेल्प किए और मुझे कभी भी मेरा कॉन्फिडेंस ऊपर रखा, तो मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं यहाँ पे आज मेरा फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं तेलंगाना में, जो मेरा होम स्टेट है, तो इंशाल्लाह मैं ये डब्ल्यू में कामयाब होने की पूरी उम्मीद है मुझे। जुबली हिल्स तो बहुत प्रोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, बहुत हाई प्रोफाइल भी है और बहुत सारी पॉवर्टी भी कह सकती हूँ मैं है। नहीं, हाई प्रोफाइल तो एक साइड है, पर दूसरी साइड तो बहुत पॉवर्टी है, वहाँ पे किसी ने देखा ही नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अभी गवर्नमेंट भी बोल रहे, उस दिन KTR साहब बोल रहे थे कि अजहरुद्दीन को कोई गलियाँ नहीं मालूम, मैं एक एक गली में फिरा हूँ, तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि वो मेरे साथ चले, मैं उनको बताऊँगा कि डेवलपमेंट कैसे क्या डेवलपमेंट है, क्या क्या वहाँ नहीं हुआ, वो खुद अपने आँखों से देख सकते हैं, क्योंकि वो खुद जुबली हिल्स में रहते हैं, उसके बिल्कुल पास है। जुबली हिल्स से तो बिल्कुल अगर छलांग मारेंगे तो हम इधर आ जा सकते हैं, बट लेकिन उनका जो था, उन्होंने जो बोला है, मैं समझता हूँ गलत बोला है, क्योंकि मैंने हर गली में फिरा हूँ, मैं खुद जुबली हिल्स में रहता था, तो 8 या 9 साल में जुबली हिल्स में था, तो उनको खुद जाके मेरे ख्याल में देखना चाहिए कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में, और वो कह रहे थे कि उनका नुमाइंदा अच्छा करेगा, और उनका नुमाइंदा कुछ भी अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि वो राउडीज़म प्रमोट करता है, तो क्या अच्छा करेगा। आप पे क्रिटिसिज्म ये भी हो सकता है, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है या फुल टाइम पॉलिटिशियन है, पार्ट टाइम एडमिनिस्ट्रेटर है, क्या है? नहीं, देखिए पार्ट टाइम मैं कुछ भी पार्ट टाइम जैसा करता नहीं, क्योंकि भाई मैं कुछ भी लेता हूँ तो मैं उसमें दिलो दिमाग लगा के पूरी तरह से करता हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स 2009 में ज्वाइन किया था, तो अगर मैं पार्ट टाइम होता तो मैं 3 इलेक्शन तो लड़ ही नहीं रहता था। हाँ ठीक है, मैं हुआ पार्टी में, बाद लोग होते हैं लगे वो पार्टी में रहते हैं, बट कोई इलेक्शन हुए नहीं लड़ते उनको, तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं कुछ करूँगा, क्योंकि अगर मैं कोई चीज़ में अगर ज्वाइन हुआ, कोई चीज़ कर रहा हूँ, तो उसमें मैं कुछ करके बताऊँगा, तो वो मुझे इंपॉर्टेंट है। खाली अगर बैठूँगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि सही है। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में भी आप थे, तो उसमें काफ़ी पॉलिटिक्स हुआ, उससे क्या आपने कोई लर्निंग्स ली, या ICA बेहतर है, या ये वाला जो आप मैदान में है ये वाला ज़्यादा? ये एक बिल्कुल अलग चीज़ है और ये पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है, बट लेकिन मैं जहाँ तक के सोचता हूँ कि HCA काफ़ी क्लियर हो चुका है। हमें लगे 57 क्लब्स को तो निकाल दिया ऑलरेडी। मैं चाहता था कि इनको कम्प्लीटली बैन करना चाहिए था, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में ये आए हुए हैं, तो हमें अब 3 साल में अगर ये वंस से जब भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपका है तो वो लाइफ तमाम रहेगा कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा नहीं कि हमने तो लोगों ने 3 साल के लिए इनको बैन किया है, फिर सेम आएंगे फिर सेम करेंगे, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, इनको पूरा कंप्लीट बैन होना चाहिए इनको। आपका लाइफ तो बहुत ही ड्रामेटिक रहा है, जिस तरह से हीरोइकली आप राइज हुए और उसके बाद वो बैन का मौका आया और फिर यू लॉस्ट योर सन एक हादसे में। आप जब यंगस्टर्स को देखते हैं, बहुत सारे यंग वोटर्स हैं यहाँ पे, आपके मन में क्या रहता है? हाँ, मैं यही चाहता हूँ कि अच्छा सही वो लोग, बिकॉज वो लोग ही आगे बढ़ाएंगे कंट्री को। मैं समझता हूँ उनको ये कहूँगा कि अच्छे काम करें, गलत कामों में ना पड़े, क्योंकि कभी पढ़ाई इज़ बहुत इंपॉर्टेंट। लोग कहते हैं हम गवर्नमेंट को भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, पढ़ाई कराना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कितने कॉलेजेस बंद हो चुके हैं और आप खाली यूनिवर्सिटीज़ के नामा चेंज कर देते हैं, उसका एम्ब्लेम लोगो चेंज करने से क्या होता है आप बताइए? क्या आप कुछ कर सकते हैं? उससे कुछ होता ही नहीं है। अगर लोग नामा चेंज कर दे रहे हैं स्टेटों के, अपने जहाँ पे जा रहे हैं, ये नाम चेंज हो गया, वो नाम चेंज होने से क्या होता है? नाम चेंज होने से अगर कोई बिजनेस आ रहा है, कोई हज़ारों करोड़ों बिलियन पैसे आ रहे, या कोई लोग लड़के एकदम ज़बरदस्त, एक से एक लड़का अच्छा स्कूल बन रहा है, कॉलेज बन रहा है, इससे कुछ नहीं होता। आपको ये करने से, ये करेंगे से क्या होता बताइए? आपको काम करना है, ज़रूरी है। नाम तो जब पुराने नाम है, जो नाम है वैसे रहेंगे, जब ही रहेंगे। आप चेंज करने से नाम मैं नहीं समझता हूँ कुछ होगा। आपको हर बार डेवलपमेंट के लिए करना चाहिए, और जो डाउन ट्रॉडन जो छोटा तबका है, उनको जब आप अपलिफ्टमेंट करते हैं और उनको अगर आगे बढ़ाते, तो मैं समझता हूँ कि वो आपने कुछ अपनी ज़िंदगी में कुछ किया। अगर आप खाली अब IT सेक्टर में बढ़ता है, यही बढ़ता है, तो अभी गरीब आदमी को IT सेक्टर उसको GDP क्या मालूम होता है? GDP क्या है कुछ मालूम नहीं होता। अब फार्मर को आप जाके GDP सदाएं, उसको कुछ पता नहीं होता। होता है कि मेरा फार्म लैंड अच्छा होना चाहिए, मेरा खाना अच्छा मिले, मेरी क्या मुद्दे उठाते हैं जब आप जाते हैं? यही कहूँगा कि जो भी वहाँ पे जो मुद्दे हैं कि कोई काम नहीं हुआ, कि ड्रेनेज सिस्टम बराबर नहीं है, पानी सुबह में औरतें कंप्लेंट करी, सर हमें सुबह 3 बजे पानी आता है, 3 बजे उठ के पानी भरना पड़ता है, फिर 3 दिन के बाद पानी। मिशन भगीरथ उन्होंने कहा कि हर घर में नल देते हैं। मैं कहा नल है, कुछ भी एक नल है, तो तीन दिन में एक बार नल आता है, और वो भी नल सुबह 3 बजे खुलते हैं। अब हम औरतें ऐसे हैं कि जो वर्किंग वुमेन है,
बहुत हस्बैंड और वाइफ दोनों भी वर्क करते हैं, तो वो लोग होते हैं कि हम 3 बजे उठते हैं, पानी भरते हैं, फिर आते हैं, हम लोग ऑलवेज प्रेशर में, टेंशन में रहते हैं। और हाई टेंशन वार्ड तो इतने हैं कि मीन रूफ के ऊपर से जाते हैं, तो लोग को शॉक लग रहा है। और वहाँ पे डेंगी, आई मीन जो लीवर के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लंग प्रॉब्लम इतने हो रहे हैं, क्योंकि कंडीशन अच्छे नहीं है, वहाँ की माहौल और हवा ठीक नहीं है, और जो ड्रेनेज का सिस्टम जाता रहता है, तो उसको आप सफाई करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ऐसे कंडीशन में रहेंगे तो आपको ज़रूर डेफिनेटली बीमारियाँ तो होंगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सब चीज़ को करूँ, इतना आसान नहीं है, बट लेकिन मैं पूरी मेरी तरफ से जैसे क्रिकेट में 100% का उससे ज़्यादा कोशिश करूँगा। ओके, शुक्रिया आपका। क्या हम अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो फ्यूचर के, भविष्य के स्पोर्ट्स मिनिस्टर से बात करें? नहीं, ये देखिए, ये तो अल्लाह की मर्जी है, हम इसमें मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलूँगा। मैं तो यही कहूँगा कि हमारी पूरी पार्टी से और पूरे कांग्रेस पार्टी से और जितने भी है, तो आइए इलेक्शन पे हम कंसंट्रेट करें, इलेक्शन जीतने के बारे में सोचें, जीतने के बाद फिर ये दूसरी चीज़ें आती हैं। Okay, thank you so much और best wishes. So Mohammad Azharuddin putting his best foot forward here. Thank you so much. Thank you. Bye bye. काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के बाद अब मथुरा में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा जा रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के मद्देनजर क्या बनेगा और इसे लेकर लोग यहाँ क्या सोचते हैं, उनसे बात की हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने। मैं इस वक्त मथुरा के बांके बिहारी मंदिर पर मौजूद हूँ और ये जो बांके बिहारी मंदिर है, यहाँ पर विश्वनाथ बाबा के कॉरिडोर की तरीके से बांके बिहारी कॉरिडोर भी बनाने की जो मंजूरी है वो हाई कोर्ट को मिल चुकी है। और यहाँ पर 23 तारीख को यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर आएंगे। सारे लोगों की उम्मीद टिकी हुई है कि शायद वो बांके बिहारी कॉरिडोर के ऊपर में कोई घोषणा करें। ये जो बांके बिहारी कॉरिडोर आप देख रहे हैं, यहाँ पर तकरीबन 30 से ज्यादा जो है वो कुंज गलियां हैं और इन कुंज गलियों के इर्द गिर्द ये पूरा जो बांके बिहारी मंदिर है वो घिरा हुआ है। ये बताया जा रहा है कि कुंज गलियां जो हैं वो बहुत ही मशहूर कुंज गलियां हैं और सालों पुरानी हैं। मैडम, कॉरिडोर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या प्रधानमंत्री जी अगर कॉरिडोर की घोषणा करते हैं तो वो किस हद तक आप लोगों के लिए फायदा करेगा? बहुत फायदा होगा हम लोग। अच्छा, बहुत ज्यादा। अभी क्या हालात रहते हैं? अभी तो बहुत दिक्कत होता है यहाँ दर्शन करने में। उसके बाद से बहुत, जैसे वहाँ बनारस में हो गया, अगर वैसा व्यवस्था यहाँ हो जाए तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, हाँ, श्रद्धालु को बहुत फायदा है उससे। जल्दी से जल्दी ये करना। आपको क्या कहना है, जो कॉरिडोर की अगर घोषणा होती है कल, ये कहा जा रहा है कि 50 एकड़ में इस कॉरिडोर को बनाया जाएगा, यहाँ पर पार्किंग रहेगी, यहाँ पर 3 रास्ते रहेंगे बांके बिहारी मंदिर के आने जाने के लिए, उससे किस तरीके से अभी आप लोगों को कितना वक्त लगा है दर्शन करने में? अभी तो 1 घंटे से हम लोग यहीं पे हैं, इधर ही घूम रहे हैं। नहीं, अभी तक नहीं कर पाए। अच्छी तरह से दर्शन नहीं हुए हैं? नहीं हुआ। मेरे हिसाब से योगी सरकार का जो ये फैसला है बहुत अच्छा रहेगा हम सबके लिए यहाँ पे, क्योंकि इतना घंटा लग जाते हैं यहाँ पे आके करने में, तो वो नहीं है सही। हम बनेगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन इससे अच्छा होना चाहिए कुछ चलने फिरने का। यहाँ से कब से हम 1.5 घंटे से यहाँ से आ रहे हैं, तो अभी अंदर जाकर दर्शन नहीं हुए हैं। सरकार का काम है अपने प्रदेश की जनता का भी ध्यान रखे, प्रदेश के प्रशासन का काम है अपने लोकल जनता का भी ध्यान रखे, तो उसको सबको देखकर एक उन्हें करना चाहिए। जो स्थानीय लोग हैं उनके अपने कुछ रिजर्वेशंस हैं, उनकी अपनी कुछ आपत्तियां हैं। निश्चित तौर पर सरकार की भी कोशिश यही रहेगी कि सारे पक्षों को देखकर फिर एक ऐसा कॉरिडोर का ब्लूप्रिंट बनाया जाए जो सबको मान्य हो। मथुरा से राकेश कुमार सिंह और सौरभ के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।